व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, उसके बाद में न्यूज देखेंगे। आगे कुछ न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उन न्यूज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस देकर चलूंगा। कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। यानी कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं, कई बार उनको गाली गलौज दिए जाते हैं, उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे है। तो 15 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो भी यहाँ पर जैसे जैसे एज बढ़ रही है और उसी के चलते जो उनके चलते यहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है सोसाइटी में बुजुर्गों के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो बुजुर्ग माता पिता या फिर बाबा दादी या फिर कोई और भी घर में फैमिली में जो मेंबर होता है, वो उसके साथ में कई बार मार पिटाई भी की जाती है। ठीक है, सोसाइटी में एक तरीके से उनको अलग थलग डाल दिया जाता है। फाइनेंशियली वो इतना एक तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं कि उनके पास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, तो उसका इलाज भी करा सकें। साइकोलॉजिकली उनसे कोई बात नहीं करता है तो वो डिप्रेशन में जाते रहते हैं, और कई बार सेक्सुअल वायलेंस भी उनके साथ में देखने को मिलते हैं और मिस ट्रीटमेंट किया जाता है और नेग्लेक्ट किया जाता है। घर में पड़े हुए हैं, जहां पड़े हुए हैं, कई बार खाना भी नहीं दिया जाता है, खाना सबसे बाद में दिया जाता है। जबकि एक अच्छा नागरिक होने का, अच्छा नागरिक क्या, घर का यार मेंबर है, एक अच्छे एक तरीके से बुजुर्ग अगर आप लोग उनको मानते हैं अच्छे से, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों की कि घर में सबसे पहले अगर खाना बने तो उनको खाना दिया जाए। अगर टाइम मिले, जब भी आप लोगों को दिन में कभी भी किसी भी टाइम, कम से कम बैठकर उनके पास में एक आधा घंटा या फिर जितना भी 15-20 मिनट आप लोगों से हो सके अच्छे से उनसे बात करें। ठीक है, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि अब तक उन्हीं के द्वारा आप लोगों को पाला पोसा गया है। तो इसके चलते ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। जो बातें मैंने भी आप लोगों को बोली, ये आज की डेट में काफी दूर दूर देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए ऐसे डे सेलिब्रेट करने पड़ रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि ऐसे डे अगर सेलिब्रेट हम लोग को करने पड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी एक सोसाइटी आप लोग बोल सकते हैं कि बनती जा रही है, कि जो अपने बुजुर्गों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डे है, यहाँ पर जिसको वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे बोलते हैं, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है 2011 में, यानी कि 2011 में उनको फील हुआ कि यार कोई ऐसा डे जरूर होना चाहिए, क्योंकि हरकतें काफी ज्यादा, केस काफी ज्यादा आते हुए नजर आए। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज, ये यहां पर फर्स्ट स्टैब्लिश किया गया, जो कि यादगार में यहां पर बेसिकली 2006 में कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर आगे लेकर चलना है। और यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑन अक्टूबर 1। तो ये जो ओल्डर पर्सन अक्टूबर 1 को ऑब्जर्व किया था, तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका सोसाइटी में, और इसी के साथ में जो उनको इफेक्ट करने वाले इश्यू हैं उनके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को है, इसी के साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑन ये अक्टूबर 1 को है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये बातें थी जिसके बारे में याद रखिएगा। और कल एक वीडियो बनाई थी मैंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, तो यहाँ पर जिस तरीके से इनके द्वारा जो माना जा रहा है कि सुसाइड की गई है, तो उसके ऊपर वो वीडियो थी। मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर आप लोगों को ये बताना था कि सुसाइड कोई भी इंसान अपनी इच्छा से नहीं करता है, और कभी ऐसी हालत अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कायर था। कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए कि कायर था, सुसाइड कर लिया। इस इंसान को कायर बोलोगे आप लोग? ये इंसान कहां से निकलकर कहां पहुंच गया? आप लोग अगर इसकी लाइफ का 1% भी, अगर जिसने वो कमेंट किए 1% भी इसकी लाइफ के बराबर बन जाओगे ना, तो तब आकर ऐसा कमेंट करना। यानी कि ये बंदा एक ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर, और पढ़ने में भी एक ब्रिलियंट पर्सन आप लोग बोल सकते हैं, कहां पर पहुंच गया आज की डेट में, और वहां पर भी जाकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया, एक सक्सेसफुल, वो नहीं कहते हैं एक्टर्स में इनकी कैटेगरी आप लोग बोल सकते हैं, तो उस पर्सन को आप लोग बोलेंगे कि वो पर्सन जो था कायर था। कायरता देखिए एक अलग, इस तरीके से अगर इस तरीके पर्सन के साथ में आप लोग कायरता को ऐड करेंगे तो कायरता की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी फिर आप लोगों को। मेरा बेसिक पर्पज जो वीडियो में ये बताने का था कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे किस तरीके से पॉलिटिकली कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ मोमेंट, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वो एक ऐसे फेज में चला जाता है जहां से उसको उभरने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है, और उस टाइम पर उसके साथ में अगर वो सहारा नहीं होता है तो तब इंसान जो है वो ऐसी टेंडेंसी को बेसिकली अपनाता है, इस तरीके की स्टेप उठाता है। तो ये था बेसिक बताने का आप लोगों को पर्पज। और आप लोग कायर बोल रहे हो, यार कम से कम थोड़ी तो शर्म करो जो ऐसे कमेंट कर रहे हो। एक बार कमेंट लिखने से पहले सोच लिया करो कि किसके लिए तुम कमेंट कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा मतलब गलत लगा मुझे जब मैंने कमेंट पढ़ा कि कायर था, मर गया। तो ये चीज़ें, ये वर्ड देखकर यूज़ करो, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। किसी के ऊपर इनको वैसे ही मत फेंका करो, सोच समझकर फेंका करो इन शब्द को। तो इसलिए यहाँ पर बोलता हूँ कि कम से कम पर्सनैलिटी तो देखो, कौन कहां से निकलकर कहां पहुंच गया और क्या कर रहा है, और उसको कायर आप लोग बोल रहे हो। तुमको क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस कंडीशन से गुजर रहा है पर्टिकुलर पर्सन। जब तक किसी की लाइफ के बारे में जानते नहीं है तब तक कोई कमेंट ना करो। मैं तो ये बोलूंगा कि जानने के बाद भी कोई कमेंट मत करो, क्योंकि कोई हक नहीं है कमेंट करने का। क्यों किसी की लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हो?
अगर कुछ पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव बताओ कि हाँ बंदा अच्छा था, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा था, कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँच गया, कुछ लाइफ में सिचुएशन बन गई कि हाँ ऐसा स्टेप उठाना पड़ गया, तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए अब न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की आप लोग बोल सकते हैं, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। इनका नाम है रतन लाल। तो रतन लाल अगर आप लोगों से कोई पूछे अभी न्यूज़ में किस लिए, ये वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का है। तो ये रतन लाल पर्सनैलिटी है इंडियन अमेरिकन, यानी कि पैदा तो हुए इंडिया में पर लेकिन सिटीजनशिप इनके पास में आज के डेट में अमेरिकन है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में, वर्ल्ड फूड प्राइज जब फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश किया गया तो किस पर्सनैलिटी को दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्राइज यहाँ पर ये क्रिएट किया गया था 1986 में, और पहला अवार्ड जो दिया गया था 1987 में वो हमारी कंट्री के जो MS स्वामीनाथन है, जिनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आप लोग बोलते हैं, उनको यहाँ पर ये प्राइज दिया गया। और किसके द्वारा ये प्राइज क्रिएट किया गया, ये है डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेगा। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि फादर ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, तो ये फादर ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर थे जिनके द्वारा ये प्राइज क्रिएट किया गया और सबसे पहला प्राइज मिला इंडियन फादर एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी जिस पर्सनैलिटी को मिला है उसके साथ उनके साथ में भी यहाँ पर इंडिया के कुछ रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आखिर इनके द्वारा ऐसी क्या स्टडी की गई जिसके ऊपर यहाँ पर इनको ये प्राइज मिला, तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा जो स्टडी की गई, जैसे कि सोइल सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलना, यानी कि कैसे सोइल को ऐसा बनाए कि उसमें से ज्यादा फूड आप लोग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो भी क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटी है उनको मिटिगेट करते हुए आप लोग उसको आगे लेकर चल सकें, तो वो बेसिक पर्पज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप लोग क्या करना है, इंप्रूव करना है क्वालिटी, क्वांटिटी और फूड अवेलेबिलिटी, क्योंकि आप लोगों को पता है मान लीजिए ये एक जमीन है, खेत में एक खेत का टुकड़ा है। ठीक है, अब आज की डेट में जमीन फिक्स है, जो आप लोगों ने पृथ्वी देखी होगी वो पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी बिल्कुल फिक्स है, तो एक तरीके से हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं। अब उसी जमीन में ज्यादा पैदावार हम लोग को करनी है, तो वो कैसे होगी, या तो आप लोग खाद अच्छा डालिए या फिर आप लोग कुछ ऐसी वैरायटी क्रिएट कीजिए जिससे अच्छे से आप लोग चीजों को कर सकते हो, तो वो चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। उतनी ही अवेलेबल क्षमता के साथ में आप लोग को ज्यादा प्रोड्यूस करना, तो इसको बेसिकली यहां पर बढ़ाने के लिए जो भी काम करता है वो यहां पर उसको ये अवार्ड दिया गया है अब की बार। ठीक है, और हमेशा के लिए यहां पर यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती भी हैं। तो इसीलिए फूड सप्लाई, और सबसे बड़ी बात क्या है एक और, आज के दिन में अगर आप लोग देखोगे जनता बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, जमीन उतनी है, खाने वाले मुंह बढ़ रहे हैं, पर लेकिन अगर पैदा करने वाली जमीन के बारे में बात करेंगे तो वो उतनी है, तो कम जमीन में ज्यादा पैदावार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इनोवेटिव मेथड कुछ ना कुछ खोजने पड़ेंगे, तो वो चीजें हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज किया है कंट्रीब्यूशन, तो ये अलग अलग फील्ड में देखने को मिलेगा। प्लांट्स के फील्ड में, एनिमल एंड सोइल के फील्ड में, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इसी के साथ में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वाटर एंड इन्वायरमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एनालिसिस, अगर इनमें कोई काम करता है तो उसको ये अवार्ड यहां पर दिया जाता है। ठीक है, रतन लाल जो है ये आज के डेट में नेटिव तो इंडियन है, मीनिंग इंडिया में पैदा हुए थे, पर लेकिन जो सिटीजन है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ठीक है, कई सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर यहां पर ये काम कर चुके हैं, और इसी के साथ में ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं यहाँ पर कार्बन मैनेजमेंट, और इसी के साथ में सीक्वेंट्रेशन जो सेंटर है ओहियो स्टेट जो यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर में, वहां पर इंपॉर्टेंट फिर से यहीं पे ये है कि एंड में सबसे पहला जो ये प्राइज मिला था वो एक इंडियन पर्सनैलिटी को मिला था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है पृथ्वी के सबसे गहराई वाले पॉइंट पर। अभी 7 जून को यहां पर ये जो न्यूज है 7 जून की है ये, तो यहां पर जो बात देखिए, आप लोगों को न्यूज भले ही थोड़ी लेट मिल जाए पर लेकिन आप लोगों की न्यूज छूटेगी नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आप लोगों की जरूर कवर होगी, भले ही 1-2 दिन आप लोगों की लेट हो जाए कहीं किसी न किसी रीजन की वजह से, पर लेकिन न्यूज आप लोगों की जरूर कवर होगी। ठीक है, तो ये आप लोग रेगुलर अगर चीजों को सुन रहे हैं तो आप लोगों का कुछ नहीं छूटेगा। अगर आप लोग ही लेक्चर को मिस कर दे रहे हैं तो देखिए उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पर लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि चीजें आप लोग की जो इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं छूटेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाम क्या है इनका, नाम है इनका कैथी सुलिवन। ठीक है, तो कैथी सुलिवन जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, ये फर्स्ट अमेरिकन वुमेन है जो स्पेस में गई थी 1984 में। ठीक है, और फर्स्ट अमेरिकन वुमेन है जो अब यहाँ पर ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है यहाँ पर चैलेंजर डीप में पहुंचकर। चैलेंजर डीप जो मैराइन, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा यहाँ पर, ये है यहाँ पर मैरियाना ट्रंच। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान माना जाता है। तो इसमें चैलेंजर डीप जो है ये यहाँ पर 10,902 से लेकर यहाँ पर 10,929 जो मीटर गहराई पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक बार को अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो समझ में आता है, यहां पर समुद्र की गहराई की बात की जा रही है। पृथ्वी पर इतना ऊंचा पर्वत नहीं है जितना गहरा समुद्र है। ये देखिए आप लोग, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो आप लोगों को यहां पर 8,848 या 64 के करीब आप लोगों को टोटल देखने को मिलता है, मतलब कि 10,000 से भी नीचे है। पृथ्वी पर अगर गहराई में आप लोग जाओगे तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं, तो पृथ्वी पर गहराई की बात यहां पर की जा रही है।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ये कौन पर्सनैलिटी है जो यहाँ पर ये बन गई है, और इसी के साथ में ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देखिए, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, जिसको जो है आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच, और यहाँ पर ये हो गया चैलेंजर डीप, इसका जो चैलेंजर डीप हो गया यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर जिसमें ये गहराई में यहाँ पर ये पहुंची है। तो ये पर्सनैलिटी यहाँ पर बन गई है। इसी के साथ में जो ये नाम रखा गया है, ये है HMS चैलेंजर। तो SMS जो HMS चैलेंजर है यहाँ पर, ये शिप था ब्रिटेन का, जिसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में पता लगाया गया था 1872 से लेकर 1876 तक का। तो यहाँ से इसका नाम दिया गया फिर चैलेंजर डीप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो ये याद रखेगा, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। मैराइन जो यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच जो है यहाँ पर, ये उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका जो सदर्न पोस्ट, जो सदर्न वाला पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये मैरियाना ट्रेंच हो गया, तो सदर्न वाला जो पोस्ट है, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगा। ये जो लोकेशन है यहाँ पर ओशियन टेरिटरी में, तो तो यहाँ पर ये यहाँ पर माइक्रोनेशिया के अंडर आता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो क्या है न्यूज, उसके बारे में जानेंगे अभी। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले यहां पर एक वर्ड सुना होगा कि हाँ, ये रेड जोन हो गया, ऑरेंज जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया। तो अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जो आप लोगों ने कोविड-19 के बारे में यहाँ पर बातें सुनी थी, जिस तरीके से रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया था, अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में यहाँ पर चीज़ों को देखेगा, ताकि जो वेस्टेज जनरेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, तो वहाँ से उसको जान सके। जैसे रेलवे स्टेशन है, जनरेटेड करता है वेस्ट यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि अगर कोई 100 किलोलीटर पर डे के हिसाब से या फिर इससे ज़्यादा वेस्टेज करता है, तो उसको किस में रखा जाएगा, तो उस तरीके से यहाँ पर इनको बेसिकली रेड कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर यहाँ पर 10 से लेके 100 के बीच में अगर कोई यहाँ पर ये वेस्ट जनरेट करता है, तो उसको यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में। और अगर यहाँ पर 10 किलो लीटर पर डे के हिसाब से वो या फिर उससे लेस जनरेट करता है, तो उसको यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा, 100 से ऊपर रेड है, 100 से और 10 के बीच में ऑरेंज है, और 10 से नीचे ग्रीन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर ये बेसिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बॉडी है हमारी कंट्री में। अगर कोई यहाँ पर अगर कोई हम लोग बात करें सेंटर के बारे में, तो सेंटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टेट के चलते यहाँ पर सारे स्टेट्स का अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। तो यहां पर ये जो पावर है प्रोविजन की, यहां पर वाटर प्रिवेंशन एंड जो कंट्रोल ऑफ पोल्यूटिंग एक्ट 1974, तो यहां से इसकी पावर निकल कर आती है सेंटर के लिए, ठीक है। और बाकी यहां पर आप लोगों को बताइए कि जो भी यहाँ पर आप इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देकर चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साइड में। तो यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सहकार मित्रा स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि इसके रिलेटेड यहाँ पर बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर जो यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सहकार मित्रा स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली जो इस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के, अलाइड सेक्टर के, IT से रिलेटेड यहाँ पर जो लोग आ गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए जिनके पास में MBA डिग्री थी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कोऑपरेटिव फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब डिग्री जिनके पास में हुआ करती थी, तो उनको यहाँ पर बेसिकली एक वर्क प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इनिशिएट किया गया यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर जो एक तरीके से फाइनेंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी यहाँ पर 4 मंथ की इंटर्नशिप पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हाँ इंटर्न लगा हुआ है वहां पर ये बंदा, तो ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। तो इसी में यहाँ पर इसको भी यूज करने की बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाएगा किसके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, उसके द्वारा एडवाइजरी फॉर इंपोर्ट ऑफ ये है एक्सोटिक स्पीसीज। ये क्या होती हैं इसके बारे में अभी बात करूंगा। बेसिकली आप लोग ये समझिए, जब से कोविड-19 चल रहा है तब से एक तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, और दूसरा जूनोटिक डिजीज के बारे में, यानी कि इलीगल तरीके से जो भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, खासकर जो यहाँ पर जीव जंतु पकड़े जाते हैं उनको ले जाकर बेचा जाता है, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और जो जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज क्या होती है, वो बीमारी जब इंसानों से
जानवरों और जानवरों से इंसानों में पहुंचती हैं तो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो एडवाइजरी जो है वो डिफाइन कर रही है जो यहाँ पर एक्सोटिक जो लाइव स्पीसीज हैं वो एनिमल या फिर प्लांट कहलाते हैं, जिनका ओरिजिनल लोकेशन जहां है उससे उसको किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। मान लीजिए आप लोग रहने वाले एक पर्टिकुलर विलेज के हैं तो दूसरी जगह आप लोग जाकर रह रहे हैं, ठीक है, तो एक एक्सोटिक कैटेगरी में आप लोग आ गए। तो यहाँ पर एक्सोटिक जो लाइव स्पीसीज होती हैं, जो जिंदा स्पीसीज होती हैं यहाँ पर, तो कई बार क्या देखने को मिलता है, ये सारी खासकर जो इंडेंजर कैटेगरी में आती है उनका व्यापार किया जाता है, तो उनको रोकने की बात की जाती है। तो उसके लिए ये यहाँ पर CITES, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे और पूछा भी जा चुका है फ्यूचर में भी, CITES तो बोला जाता है कि ये किसके लिए है, ये वाइल्ड लाइफ, एनिमल या फिर फ्लोरा और फ्यूना। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा जैसे पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं, और फूना क्या होता है यहाँ पर, ये होता है बेसिकली जीव जंतु। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये, ना कि आप लोग बोले जीव जंतु के लिए कि हाँ अगर जीव जंतु का यहाँ पर इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो यहाँ पर स्पीसीज जो कवर की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 के तहत यहाँ पर कवर की जाती है, जिनको ट्रेड होने से रोका जाता है। तो पीपल जो इंपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में एक्सोटिक जो यहाँ पर लाइव जो स्पीसीज हैं, तो उनके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर वॉलंटरी डिस्क्लोजर उनको करना पड़ता है कि हम लोग ये व्यापार कर रहे हैं, और एक तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनको जो चीफ वाइल्ड वार्डन से, तब जाकर यहां पर इसको अलाउ किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से उठे मुंह उठाकर स्टार्ट कर दे चीजों, कोई तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सोलर एनर्जी के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन। अदानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर बिड यानी कि जो डील है वो क्रैक की है यहाँ पर इनके द्वारा, जो यहाँ पर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 8 जो यहाँ पर गीगावाट का लगाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में 2 गीगावाट यहाँ पर जो डोमेस्टिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ये $6 बिलियन का रहेगा, तो ये काफी बड़ा अमाउंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। स्टेट रन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसको SECI आज के डेट में बोल रहे हैं, फॉर्मली इसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्मली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जिसके द्वारा यहां पर अदानी ग्रुप को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहां पर दिया गया है, 8 गीगावाट सोलर प्लांट और 2 गीगावाट यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर, और 6 बिलियन का यहां पर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट है अदानी ग्रीन लिमिटेड यहां पर ये क्लेम करती है कि लार्जेस्ट है अपने ही तरीके का यहां पर, जो कि 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाने वाला है। तो लगभग आने वाले टाइम में जो यहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहां पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के करीब लगभग 4 लाख के करीब जॉब क्रिएट करेगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाएगी, तो एक अच्छा खासा जॉब क्रिएशन का भी काम यहां पर होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 2 गीगावाट जो स्टेब्लिश है ये 2022 तक का टारगेट यहां पर रखा जा रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो आज के डेट में ये 1.3 गीगावाट कैपेसिटी है, जिसको आगे और अच्छे लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो एक अच्छा एक आइडिया आप लोग बोल सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया जा रहा है, ठीक है। और जो कि ये संडे की वीडियो है तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्विज नहीं होता है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हम लोग फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों की शाम को, उसमें क्विज वगैरह सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के बारे में हम लोग को जानने को मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में जाना, थोड़ी हिस्ट्री भी जानने को मिली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्सनैलिटी और उससे रिलेटेड जाना कि कितने गहराई पर वो समुद्र में पहुंचे हैं, मारियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप की लोकेशन भी आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो कैटेगरी स्टेब्लिश की गई है उनके बारे में जाना। इसी के साथ में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा जो लॉन्च की गई स्कीम वगैरह वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट यहाँ पर कोविड-19 के चलते इलीगल ट्रेड के बारे में हम लोग को जानने को मिला, और ये था यहाँ पर प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना, किसके द्वारा किसको कितना क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहाँ से जाकर आप लोग लेक्चर की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।